नशाखोरी हो रहा है, सरेआम रोड में चक्कू चल रहा है। रायपुर जैसे शहर में, बिलासपुर में दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, लूट हो रहा, हत्या हो रहा है, नशे के सौदागर आ रहे हैं और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके कारण पूरी तरह से कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में प्रत्याशी रहे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से। तो ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चले आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर जिले का ये विधानसभा है बेलतरा विधानसभा, जहां से हम आपको एक जाने माने चेहरे से मिलवाने वाले हैं, जिनका हम परिचय रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बेलतरा विधानसभा में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का पहला सवाल आता है, अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में अगर हम आपसे आपका परिचय जानना चाहें तो वो कैसे होगा? मेरा नाम रजनीश कुमार सिंह है और अभी मैं फिलहाल बेलतरा विधानसभा से एक विधानसभा का सदस्य हूँ। क्रमांक उसका 31 है और बहुत सामान्य परिवार से आकर के पिताजी सेना में अधिकारी रहे, फिर शिक्षा क्षेत्र में कार्य किए, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। और शिक्षा की बात करूँ तो मैं MA राजनीति शास्त्र में किया बिलासपुर से, फिर MPED किया, फिर उसके बाद LLB किया। पढ़ाई में भी अभिरुचि थी और ऐसा कुछ माहौल बना घर में, कभी कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी अभिरुचि बना और बहुत कम उम्र में मैं राजनीति में प्रवेश कर गया। भारतीय जनता पार्टी में 1987 में सदस्य बन गया। 89-90 में मेरे को दायित्व भी मिल गया। उसके बाद लगातार एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिले का रहा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य में भी हूँ। और यदि मैं जनप्रतिनिधित्व की बात करूँ तो 89 में मैं पंच बन गया था। ग्राम पंचायत पौसरा, बड़ी पंचायत है मेरा गांव जो, तो वहाँ मैं 89 में पंच बन गया। 94 में उप सरपंच बन गया, फिर 5 से 15-10 साल सरपंच रहा और बीच में 90 से 93 जब माननीय पटवा जी की सरकार थी तो जनपद के मनोनीत सदस्य रहा। इस तरह से राजनीति में भी मैं बहुत छोटे पंच से लेकर यहाँ पहुँचा हूँ और पार्टी का आशीर्वाद रहा। उन्होंने संगठन में भी दायित्व दिया, जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। तो इस तरह से एक सामान्य परिचय है और घर परिवार में सब शिक्षित लोग हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप पंच भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं और भी विभिन्न पदों पे, पार्टियों के भी विभिन्न पदों पे आप रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार से आप वो पहले और इकलौते सदस्य हैं जो राजनीति में आज जिसने कदम रखा है। ऐसे में हमारा सवाल होगा कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि 87 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं बन गया था जब सदस्यता हुई तो, और 89 तक मैं चुनाव में कहीं कहीं आने जाना शुरू कर दिया था, बाहर में अपने गांव से छोड़कर बाहर प्रचार में सामान्य रूप से। और उसी बीच ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ 89 में, तो हमारे युवा साथी थे। हम लोग का युवा का बड़ा अच्छा टीम था। कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हम लोग गांव में करते थे उस समय। उन्हीं में से बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने कहा कि आपको इस बार पंच चुनाव लड़ना है और उन्हीं ने सब ने मिल करके चुनाव लड़ा दिए। घर परिवार में कोई माहौल नहीं था और डांट भी खाना पड़ा कि कहाँ ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करोगे, पंच का चुनाव, ये चुनाव। तो शुरुआत में तो दिक्कतें थी, बिल्कुल परिवार वाले कोई नहीं चाहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में जाओ, पढ़ लिख करके और कुछ काम करो, ऐसा माहौल था। इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ। और चूंकि मैं बताऊं कि मैं जब 89-90 की बात करूं, आज से यदि वो समय जोड़ें तो 30-35 साल पहले की बात होती है। उस समय यदि गांव में आने जाने का साधन संसाधन बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय भी मेरे घर में चूंकि पिताजी और हमारा पूरा परिवार बहुत शिक्षित था। पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किए, फिर सागर यूनिवर्सिटी से MA किए। तो उस समय इंडियन एक्सप्रेस, ब्लिट्ज, पांजन्य और भी जो बड़े बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं वो सब आता था। तो वो सब पढ़ के मन में थोड़ा सा मनोभाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुचि हुई और भारतीय जनता पार्टी में
एक कार्यकर्ता के रूप में काम प्रारंभ किया और गांव के फिर पंच बना। पंच में गांव के लिए जो भी हो सकता है काम करने का ये हुआ। वहीं से फिर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि बढ़ती गई और उसके बाद फिर लगातार दायित्व मेरी पार्टी ने भी दिया, जनप्रतिनिधि के रूप में भी लगातार दायित्व मिला। तो इस तरह से कारवां बढ़ता चला गया। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने परिवार से इकलौते और पहले सदस्य हैं, परिवार का साथ भी नहीं था, फिर भी आप राजनीति में आए। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे या हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता भी ये जानना चाहेगी कि आप अपने राजनीतिक जीवन का प्रेरणा स्रोत किन्हें मानते हैं? देखिए, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमारी प्रेरणा स्रोत बनी पढ़ के। और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, ऐसे तमाम नेता रहे हैं जिनसे प्रेरणा मिली और इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए काम करने का निश्चित रूप से प्रेरणा मिला। तो उस समय निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हुआ करते थे। जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में आप पहले और इकलौते सदस्य हो जिन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, राजनीति में आप आए और सफलताएं भी हासिल की, काफ़ी आगे तक आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो छोटे छोटे पदों पर कार्य करते हुए। ऐसे में आप राजनीति में आने के पीछे आपके मकसद क्या रहे थे? देखिए, मैं जैसे कि पहले बताया कि राजनीति में बहुत कम उम्र में आ गया था जी। और ये मेरी जो जनप्रतिनिधि वाला है इसको बताया। मैं वैसे बताऊं कि जब बिलासपुर में गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ता था, उस समय भी मैं 1983 में वहाँ से क्रीड़ा सचिव हुआ। फिर ITI में, जब मैं ITI में भी 2 साल एक ट्रेड में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक किया, वहाँ भी CR रहा। तो राजनीतिक क्षेत्र से यदि देखूं तो शुरू से बहुत कम उम्र से मैं छात्र जीवन में भी राजनीति में रहा और उसमें चुनाव भी जीता, और उसके बाद फिर ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद जब सरपंच चुनाव लड़ा, मैं, बहुत बड़ा गांव है पौसरा, सरपंच चुनाव में मैं घोषणा पत्र जारी किया था 2005 में। जब मैं सरपंच लड़ा तो वो घोषणा पत्र आज भी मेरे पास है। और जब घोषणा पत्र मैं जारी किया तो गांव वाले के पास जाता था तो कई गांव वाले मेरे को बोलते थे, भैया ये घोषणा पत्र हम संभाल के रखेंगे, आप बोल रहे हो इसको 5 साल बाद देखेंगे। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमको विश्वास था कि जो बोले हैं वो काम करवा सकते हैं, कर लेंगे। और आप यकीन मानिए कि जब वो घोषणा पत्र को 5 साल बाद गांव वाले से शेयर किया, गांव वाले देखे, तो ऐसा गांव जो आप सुबह से निकलो तो देर रात दूसरे दिन पहुंचते उस गांव में। उस समय जो स्थितियां थी गांव की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, अरे कल्पना नहीं कर सकते। जो आए गए हैं, और वो तो मेरा गांव तो यहाँ से 22 किलोमीटर था, बाकी आसपास के जो अभी बेलतरा विधानसभा गांव हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 2005 के पहले कल्पना करें तो जो उस समय देखे हैं उन्हीं को समझ में आएगा। तो इसलिए उस गांव में मैं जब काम शुरू किया पंच के नाते, उप सरपंच के नाते, और जब सरपंच बना तो घोषणा पत्र जारी किया और पार्टी का सहयोग रहा, सरकार का पूरा, हमारे विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा और वो 100% काम हुआ। और जब मैं 10 में चुनाव लड़ा तो उससे भी ज़्यादा वोट से मैं जीता, तो 10 से 15 में भी काम किया। और एक गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, बड़े बड़े समस्याओं का हर क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हितग्राहियों का जो मूलभूत समस्या थी उनके लिए, ग्रामीणों के लिए काम किया। इस तरह से काम करते गया और उसका परिणाम अच्छा रहा। आसपास में भी उसका अच्छा असर पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का मैं लगातार संगठन में दायित्व में रहा। 89 से लेकर के आज तारीख तक लगातार मैं जिला स्तर के, मंडल से शुरू होकर जिला, प्रदेश स्तर तक का दायित्व में रहा। पार्टी ने मुझको कार्यकर्ता के रूप में दायित्व दिया, इसलिए दोनों के बीच में तालमेल करके संगठन में और जनप्रतिनिधि रूप में एक प्रयास किया। पहले गांव से शुरू हुआ, पंच से शुरू हुआ, उसके बाद आज यदि आप जैसा पूछ रहे हैं कि बेलतरा विधानसभा में आप कितने संतुष्ट हैं, निश्चित रूप से पिछला यदि 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखें तो 15 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी क्षेत्र का। मैं जिन चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ वो सब उन्हीं का है, उन्हीं समय का है। और इतना परिवर्तन आया लोगों के रहन सहन में, खान पान में, शिक्षा दीक्षा में, विकास में, और सब लोग उसको महसूस किए। और इसलिए अभी भी 4.5 साल में जब मैं विधायक बना, उस समय जिला अध्यक्ष था, जिला महामंत्री था, इस नाते भी संगठन का और
हमारी सरकार के कामों में थोड़ा बहुत भूमिका रहती थी, लेकिन विधायक बनने के बाद ये सरकार में निश्चित रूप से काम के क्षेत्र में काम की दृष्टि से बहुत हताशा निराशा रही। उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत काम को लेकर के हमने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त अभी इन 4.5 सालों में किए हैं। बजट फंडिंग नहीं होने के कारण राज्य सरकार के कई प्रकार के हम लोगों के प्रति जो एक मैं कहूँ दुराग्रह था, निश्चित रूप से उन दुराग्रह के बाद भी हमने अपने कार्यों से, पहले के संपर्कों से बहुत सारे काम इन क्षेत्रों के लिए किए हैं, अपने क्षेत्र के लिए। इस बार तो आपकी इस पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, इस बार क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से 101% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने जो झूठे घोषणा किया था, झूठा वादा किया था, छत्तीसगढ़ की जनता इनको देख ली, समझ ली। भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और पूरे प्रदेश में त्राही त्राही हर वर्ग में, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, व्यापारी हों, हर वर्ग पीड़ित, प्रताड़ित। और इनके जो धोखा दिए हैं इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के लोगों से, छत्तीसगढ़ के लोग आज ठान के बैठे हैं कि कब वो नवंबर का तिथि आए जब इस सरकार को सबक सिखाएं। आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ 2023 दिसंबर में सरकार बनने जा रही है। वर्तमान सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा अगर आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या होगा? देखिए, सरकार को क्या समीक्षा करें, कुछ नहीं किया है। मैं विधानसभा में हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं। ये सरकार ने जितना बोर्ड, फ्लैक्स, टीवी में विज्ञापन, पेपर में विज्ञापन, दिल्ली में, बम्बई एयरपोर्ट में विज्ञापन लगाती है, उसी विज्ञापन पर हमने क्वेश्चन लगाए हैं। इन्होंने कहा बेरोजगार 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया, क्वेश्चन लगाया तो उत्तर आता है 14,000 लोगों को नौकरी दिया। इसी प्रकार से शराबबंदी की बात की, अब साफ मुकर गए हैं कि शराबबंदी एकाएक नहीं करेंगे, शराबबंदी का दुष्परिणाम होता है, दूसरे राज्यों को उदाहरण देता है। तो दिव्य ज्ञान इनको क्या पहले नहीं था? सरकार में जब घोषणा पत्र जारी किया कसम खा करके, तो उनको नहीं मालूम था कि क्या क्या दिक्कत है? उस समय तो घोषणा कर दिए। उसी प्रकार से किसानों का कर्जा माफ बिल्कुल नहीं हुआ है। किसानों को 2500 रुपये देंगे, आज तक 2500 नहीं दिए, हर बार 2500 रुपये में काट रहे हैं। ये सरकार विधानसभा में इस चीज़ को मान चुकी है। चावल घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, कोल घोटाला, घोटालों की सरकार और पीड़ित, प्रताड़ित करने वाली सरकार हर वर्गों की है। विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार, जो 15 साल में छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास के सूचकांक में, चाहे वो GSDP हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे मातृत्व मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे कुपोषण हो, जो किसी राज्य का प्रगति का सूचकांक होता है, इन सब चीज़ों को रोक दिया, विकास के काम ठप कर दिया और ये छत्तीसगढ़ को कर्ज से लाद दिया। सबसे बड़ी बात, 18 साल और 3 साल, 18 साल में छत्तीसगढ़ में जो कर्ज 41,000 करोड़ था, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो गया। कहीं पर कोई विकास के काम नहीं दिखते, कहीं जनता को कोई उससे लाभ नहीं दिखता। तो ये सरकार को यदि हम देखें तो हर मोर्चे पर विफल सरकार है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं, 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, होने वाले हैं ऑलमोस्ट, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में आपके भी कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, आपके भी 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, फिर से चुनाव में जाना है। ऐसे में अगर आपके 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या? देखिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो क्षेत्र के लोगों को आशा अपेक्षा रहती हैं अपने जनप्रतिनिधियों में कि उनके परेशानी में, कष्ट में, दुख में, सुख में खड़ा हों, उनके काम को प्राथमिकता दें, उनसे कम अच्छा से व्यवहार करें, मिले जुलें। तो इस तरह से हमने पूरा प्रयास किया है। हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, सब एक से एक हमारे जो टीम में, संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में अपने विधानसभा कार्यकर्ता हैं, सब बहुत परिपक्व कार्यकर्ता हैं। सब जनप्रतिनिधि के रूप में भी कई दायित्व, सरपंच, जनपद, जिला के दायित्वों में रहे हैं। और पिछले 20-25 साल से छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारी जो टीम है लगातार हर परिस्थितियों में जनता के बीच खड़ी रहती है, रहते आई है। और इसलिए अभी भी हम सब, हमारे सब कार्यकर्ता, मैं स्वयं जनता के बीच में लगातार डे 1 से, मेरे को याद है कि 17 दिसंबर को हमारा परिणाम आया था 2018 को, और 18 दिसंबर से हम सब कार्यकर्ताओं के साथ अपने क्षेत्र में पहले धन्यवाद ज्ञापन के लिए, अपने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए
और उसके बाद लगातार क्षेत्र का दौरा करना, वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की तकलीफ है, उनके दूर करने के लिए लगातार प्रयास हुए चल रहा है और उसमें बहुत सारी सफलताएं हमको मिली है। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत युवा काल से ही राजनीति में आए, विभिन्न पदों पे आपने सरपंच ऐसे कदम दर कदम बढ़ करके आज आप इस जगह पे पहुंचे हैं। आपके अभी तक के राजनीतिक जीवन काल की अगर बात की जाए और उसके महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर प्रकाश डालने की बात की जाए तो वो क्या हो? ये मैंने कहा कि सरपंच में ही गांव में जो काम किया था वो इतना महत्वपूर्ण काम था गांव को आगे बढ़ाने के लिए। गांव बहुत, हमारा जो गांव था पूरा क्षेत्र जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, एक रास्ता होता था जिसमें कई घंटा लगते थे। आवागमन की दृष्टि से बहुत परेशानी, बिजली कुल एक ट्रांसफार्मर, स्कूल प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें छत्तीसगढ़ में रही और 15 साल में वो दूर किए। और अभी भी हमने उन क्षेत्रों में कई रोड जो बहुत पहले से बन जाना चाहिए था, ऐसे रोड जो काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रही थी, ऐसा रोड बनाए। बिजली के ट्रांसफार्मर जहाँ नहीं लग पा रहे थे, खंभे नहीं लग पा रहे थे, उसको बनवाए। स्कूल का मरम्मत किए, नया हाई स्कूल के लिए काम किए, प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बेहतर हो सकता है, 3-4 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ के लिए काम किए। तो इस तरह से जो मूलभूत जो समस्या है, बिजली, पानी के लिए जगह जगह हैंडपंप देना, जो नल जल योजना है उसका प्रसार करना, उसका निर्माण करवाना, तो ये सब काम किए हैं। दिक्कत जो आई, बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र का विस्तार बढ़ाया गया। बेलतरा विधानसभा के लगभग बड़े 11 पंचायतों को इसमें जोड़ा गया और बिना सोचे समझे जोड़ा गया। उसके लिए फंड इस सरकार ने जारी नहीं किया। जितना फंड पहले बिलासपुर निगम में आता था उससे कई गुना कम राशि दी गई। इसके कारण इन क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं को लेकर के दिक्कत हुई, लेकिन उसमें भी हम लगातार प्रयास जारी रखें और हमने मांग किया है कि बिलासपुर नगर निगम के अरपा पार को एक नया नगर निगम बनाया जाए। तो इस तरह से क्षेत्र के जो भी मूलभूत समस्याएं हुई हैं, चूँकि हम सब 20-25 साल से काम कर रहे हैं, सब आइडेंटिफाई हैं, गली कूचे से वाकिफ़ हैं, समस्या से वाकिफ़ हैं और जितना बेहतर से बेहतर हर क्षेत्रों में काम किया जा सकता है, लगातार सफलतापूर्वक उसको निभाने का ईमानदारी से प्रयास किए हैं और आने वाले समय में उन सब को और भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न पदों पर रहने के बाद आज तक के अपने आपके राजनीतिक काल की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर मैं बात करूँ तो वो आप किसे देखते हैं? देखिए, उपलब्धि से कभी मेरे को लगता है कि जनप्रतिनिधि को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम अपनी उपलब्धि ये मानते हैं, रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो सब होते रहती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल की मांग आएगी, हाई स्कूल के बाद हायर सेकेंडरी की मांग आएगी, हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज की मांग आएगी। तो ये आवश्यकताएं लगातार रहती है। 10 फीट का रोड है, 20 फीट कर लो, 20 फीट का रोड 40 फीट कर लो। मूल जो चीज़ है, जो संतुष्टि का चीज़ है कि आप चाहे पंच रहे, चाहे सरपंच रहे, चाहे विधायक रहे, क्षेत्र के जो 2.5 लाख जो हमारी जनता है, जिनके आशीर्वाद से आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, उनके बीच में, उनके काम में मैं कितना सक्रिय रहा, उनके सुख में, उनके दुख में, परेशानी में, कष्ट में कितना रहा। तो ये यदि जनता क्षेत्र की कहती है कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि हमारा सुख दुख सुनता है, हमारा फ़ोन उठाता है, हमारी तकलीफ़ों पे खड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा संतुष्टि का विषय है। और मैं अभी ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैं बिल्कुल आत्मसंतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ और सब मैंने कर दिया है। इसलिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता की संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि। चुनाव आने वाले हैं, आप सभी लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सरकार के लोग भी जा रहे हैं, सरकार भी जा रही है। इस बार आपको अपने क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि पिछला जो 2018 का चुनाव था, वो इस झूठे फरेब घोषणा पत्र के कारण, इस सरकार के कारण बहुत सारे लोगों में दिग्भ्रम हुआ और उनको ये लगा कि चलो एक बार थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम की है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, हितग्राहियों के लिए भी, क्षेत्र के जनता के लिए भी, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। लेकिन एक बार थोड़ा टेस्ट कर लें। अब वो सब का जो टेस्ट करने का जो प्रयोग था, वो सब के सब समझ गए हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए सब तैयार बैठे हैं
आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप निश्चित मान के चलिए। इस क्षेत्र तो हमारे क्षेत्र के जो हमारे मतदाता भाई बहन हैं, उन्होंने तो उस विपरीत परिस्थितियों में भी साथ दे करके हमको जनप्रतिनिधि का दायित्व दिया था। तो अभी तो वो सब मामला खत्म हो चुका है। आप मान के चलिए न सिर्फ ये क्षेत्र बल्कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आने वाला विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ा तो इनके जो घोषणा पत्र है 36 वादे, उसको हम चुन चुन के लोगों को बीच जा रहे हैं। गरीबों के लिए जो सबसे बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इस सरकार ने उसको ठप कर दिया। ग्राम के लोग, और वो छोटी संख्या नहीं थी, वो लगभग 16 लाख संख्या है छत्तीसगढ़ में जिनका आवास बन जाना चाहिए था। पूरा देश में बन चुका है, सिर्फ 2 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ है। ये 4.5 साल में एक भी आवास का काम नहीं पूर्ण कर पाई। और इनके भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, इतना विषय है कि मुद्दे कम पड़ जा रहे हैं कि कहाँ किस विषय को लेके जाएं। तो ये सरकार के खिलाफ में इनका घोषणा पत्र, इनका भ्रष्टाचार, इनका कानून व्यवस्था फैलवार, छत्तीसगढ़ में तरह तरह के नए नशा का जीवन, उनका पुनर्जन्म होना, और इस तरह के नशाखोरी हो रहा है। सरेआम रोड में चक्कू चल रहा है। रायपुर जैसे शहर में, बिलासपुर में दिन दहाड़े गोली चल जा रही है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, नशे के सौदागर आ रहे हैं। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके कारण पूरी तरह से कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ में हम इस चुनाव में लेकर के जाएंगे। 2023 और 24 दोनों को ही चुनावी वर्ष माने जा रहे हैं। 2023 में आपके छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और 2024 में आम चुनाव होने वाला है। मोदी जी की परीक्षा की घड़ी आने वाली है। ऐसे में केंद्र के मुद्दे राज्य स्तर पे कितना प्रभाव रखने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से रखेंगे। माननीय मोदी जी ने जो 9 साल में काम किया है, वो राज्य सरकार में बिल्कुल लोगों के जीवन में, कोरोना काल में इस सरकार ने क्या किया है, एक भी जवाब आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं दे पाए कि छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ के लोगों के लिए आपने कोरोना काल में 1 रुपया का किसी को मदद किया है, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे जिनकी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मृत्यु हुई है, चाहे जिनके घर परिवार के पूरा संपत्ति बिक गई उसके इलाज में। ऐसे लोगों के लिए आपने क्या किया? एक जवाब नहीं है इनके पास। माननीय मोदी जी ने 3 बार 500 रुपया सब हमारे माताओं बहनों के खाते में डाला। पिछले 2.5-3 साल से सभी जो हमारे कार्डधारी हैं उनको 5-5 किलो पर यूनिट के हिसाब से मुफ्त में चावल दे रहे हैं। और नल जल का व्यवस्था जो सरकार ने किया है, आवास का व्यवस्था किया है, शौचालय का निर्माण किया है, सिलेंडर का सभी बहनों को दिए हैं। तो ये तमाम मुद्दे पूरे देश के लिए था, किसी वर्ग को वोट देने के लिए नहीं था। किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि, ये छोटी राशि नहीं है। छत्तीसगढ़ में 8,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि आ चुकी है। ये 11,000 करोड़ बांट करके पूरा छत्तीसगढ़ में बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई दुखी नहीं है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8,000 करोड़ किसान सम्मान निधि के रूप में लगभग 23 लाख किसानों को 6,000 प्रति वर्ष के हिसाब से, और उसमें चाहे जिसके पास 10 डिसमिल जमीन है, 50 डिसमिल जमीन, उनको भी वो मिला है। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये सरकार तो केंद्र के दम पर ही चल रही है, उसी के पैसा पर चल रही है। लगभग मैं बताऊं, इस सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न मद हैं उसमें 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि इनको प्राप्त हुई है, केंद्रीय अनुदान। और उसी काम को ये दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये सरकार निश्चित रूप से, हमारे केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के जो काम है वो छत्तीसगढ़ में प्रभावी रहेगा। 15 साल के माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल हैं, लोग याद कर रहे हैं, लोग उसको समझ रहे, तुलना कर रहे हैं कि 15 साल में हम क्या थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, और ये 4.5-5 साल में कहाँ से कहाँ हम पीछे पहुँच गए। तो ये 15 साल का रमन सिंह जी का कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, 9 साल का माननीय मोदी जी का कार्यकाल, और इनके 4 साल के कुशासन, विफलता, और जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो जनता है, उनके आंखों में जो धूल झोंके हैं, जो धोखा दिए हैं, ये सब विषय रहेगा।
तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के जो हमारी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी काम है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आपके बेलतरा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आपके बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं कि विधानसभा के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या होने वाले हैं, मतलब आपके विधानसभा का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, यहाँ कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ी जाएगी? देखिए, मैंने पहले कहा कि बिलासपुर नगर निगम में जो हमारे महत्वपूर्ण बड़े बड़े पंचायत, लिंगियाडी 22,000 वोटर वाला गांव था, मंगला 18,000 वोटर वाला, वैसी मोपका, खमतराई, बहतराई, ये सब बड़े बड़े गांव थे, बिरकोना, कोनी, इनको शामिल किया गया और वहाँ विकास के किसी प्रकार के कोई काम नहीं किया गया। सरपंच उससे ज़्यादा काम कर लेते थे। तो बड़ा मुद्दा हमारा जो निगम क्षेत्र में बिना सोचे समझे इन्होंने उसको निगम क्षेत्र में शामिल किया। किसी प्रकार मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। मकान बनाने वालों से अवैध वसूली करना, टैक्स वसूली करना, बिना कोई मूलभूत सुविधा देने, बिजली एक बल्ब लगा नहीं पा रहे हैं, एक कचरे का डब्बा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो निगम क्षेत्र में जो हमारे लगभग, और ये संख्या 1,25,000 मतदाता हैं, बड़ी संख्या में हमारे मतदाता जो इसमें प्रभावित हुए हैं, तो ये बहुत बड़े मुद्दा होने वाली है। और इसी तरह से अन्य जो काम थे, सिंचाई के काम थे, जो हमारा यहाँ बिलासपुर में अमृत जल मिशन शुरू हुआ है और उसमें पहला से MOU जो हुआ था नगर निगम बिलासपुर और इरिगेशन विभाग का, जिस खरंग जलाशय से यहाँ पानी सप्लाई किया जाना है, उसका पहला पार्ट था हिरन नदी से पानी ला करके खूटाघाट जलाशय में भरना, जिसमें 12 महीना उसमें पानी रहे। उसके बाद वहाँ से फिर पाइपलाइन के माध्यम से बिलासपुर को पानी देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय अमर अग्रवाल जी मंत्री थे, लगभग 80% काम खारंग जलाशय से बिलासपुर में पाइपलाइन का हो चुका था और उसका भी सर्वे का काम प्रारंभ होने वाला था। ये सरकार 5 साल में वो काम नहीं कर पाई, जिसके कारण बिलासपुर के लोगों को ये पानी जैसे मूलभूत चीज़ जो बिलासपुर का एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है, ये नहीं मिल पाया इस सरकार में 5 साल में। तो ये एक मुद्दा रहने वाला है। इसी तरह से अन्य मुद्दे हैं, जो रोड का निर्माण का काम नहीं किए, जो भ्रष्टाचार किए, किसानों के साथ धोखा किए, ये सब मुद्दे रहने वाले हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। बेलतरा हमारा विधानसभा है, वहाँ के लिए कई घोषणाएं किया गया था कि यहाँ हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो इस तरह से इनकी जितनी घोषणाएं थी, जितने काम थे, वो नहीं हुआ। ये सब मुद्दे होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्वकर्ता होने के नाते, आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक सदस्य होने के नाते, मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अभी एक आपके पार्टी के एक शीर्ष नेतृत्व में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के टॉप लीडर्स में से अगर मैं बोलूँ, तो एक नेता ने पार्टी शिफ्ट की। इसको आप कैसे देखते हैं, जबकि अपोजिशन इसको चुनाव से पहले, चुनाव से पूर्व अपनी जीत की तरह देखती है? देखिए, ये तो ऐसा है, 2000 से 2003 का यदि छत्तीसगढ़ बनने का दृश्य याद करें तो इसी तरह से जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी और अभी जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत लोग उसमें शामिल थे और उनको ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। 2003 में तो हम एक तरफा जीत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। रोज़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भय, प्रलोभन, अन्य संसाधनों से ये करके शामिल करवाते रहे और परिणाम आया 2003 में 15 साल सरकार बाहर रही। तो मैं जिन नेताओं का अपने इशारे में जिक्र किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे हिसाब से तो ऐसे यदि बात आती है कि उपेक्षा हो रही, तो ऐसा उपेक्षा हर कार्यकर्ता चाहेगा। जैसे उपेक्षा उनको 4 बार लोकसभा में, 5 बार विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष, केंद्रीय मंत्री का दर्जा, ST आयोग का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे तमाम पद पे रहें। लेकिन और हो सकता है पार्टी में चलता है। कांग्रेस हम लोग चाहते हैं इसी प्रकार से घमंड से चूर रहे, इसी प्रकार से आत्ममुग्ध रहे, आत्म प्रशंसनीय रहे और इसी प्रकार वो सोचते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। आने वाले समय में उनका जमीन खिसक चुका है, उनको मालूम है, उनके बयानों से दिखता है। तो आत्ममुग्ध रहे, सरकार आत्ममुग्धता की सरकार है। तो और कुछ दिन रह लें, खुश रहें, 2-3 महीना और रहें, अच्छी बात है। वर्तमान सरकार ने रायपुर के अंदर एक सड़क का नाम बदला है, इसको आप कैसे देखें? सरकार ने किया ही क्या है? सरकार ने यदि शुरू से देखें तो नाम बदलने का काम ही तो किया है। नाम रखना, नाम बदलना, यही तो इसका काम है। वो एक रोड का तो छोड़ दीजिए,
यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया और कई चीज़ों का नाम बदल दिया, और इनके पास इनका राष्ट्रीय चरित्र है। आप देखेंगे जब भी ये केंद्र सरकार में रहे, इन्होंने कभी लोगों के लिए काम नहीं किया, कभी सुख में दुख में उनके लिए काम नहीं किया, उनके लिए योजनाएं नहीं बनाई। ये तो विरोध करते हैं, IIIT का विरोध करते हैं, नया रायपुर का विरोध करते हैं, भले से वहीं अधिवेशन अपना करवाते हैं, एम्स का विरोध करते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़े बड़े रोड बने, इनकी सोच ही नहीं है, इनकी सोच कभी थी ही नहीं। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है पूरे प्रदेश में, रायपुर की बात नहीं है, बिलासपुर में बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिनको नामकरण करने का ही काम किया है, नाम बदलने का ही काम किया है, और इनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है। मैंने कहा है कि आप देखें पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सिर्फ 1-2 परिवार में, और करेंगे भी तो वही 1-2 परिवार का नाम लेकर वही इनके सब चीज़ हैं उन्हीं के नाम में करेंगे, और इनका ये कार्य ही रहता है। काम तो बता नहीं सकते कि मैंने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, तो वही बता सकते हैं रोड का नाम हमने ये किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है, इनको सबक सिखाने का पूरा मन बना चुकी है। वर्तमान सरकार ने नाम बदला सड़क का और आपने उसे राम से जोड़ दिया। ऐसे ही धार्मिक भावना और धार्मिक उन्माद का आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहता है। ये आपको क्या विधानसभा चुनाव में ऐसी चीज़ें आपको फायदा दिलाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास बना के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, तुष्टीकरण का हमेशा विरोध किया है, अभी भी करेंगे। ये तमाम सरकारें जो कांग्रेस की रही है, चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में, आज भी यहाँ भी तुष्टीकरण कर रही है। 10 उदाहरण उसके हैं। तो हम तुष्टीकरण का विरोध करते हैं, और हाँ निश्चित है, यदि सनातन धर्म को मानने वाले हैं और किसी सनातनी पर कोई अन्याय होता है, किसी सनातनी पर यदि अत्याचार होता है तो उसका विरोध करते रहेंगे, विरोध किए हैं, करेंगे। और ये सरकार, आज भोपाल की घटना जो हुई है, मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकला है? एक शब्द नहीं निकला है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या वो मानव नहीं था? उसके साथ जो व्यवहार किया गया है, तो ये धर्म की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की छत्तीसगढ़ बनने के बाद की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी की 9 साल की सरकार, एक कोई योजना बताइए जिसमें हमने किसी वर्ग, जात, भेद, धर्म का उसमें वो विशेष लाभ देने का प्रयास किया है। हर वर्ग के लिए वो काम हुआ है, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे हमारा वो गैस सिलेंडर का काम हो, चाहे चावल देने का काम हो, चाहे कोरोना में सबको इंजेक्शन लगाने का काम हो। हर योजना पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति करते आए हैं। इनके लिए सिर्फ 2 नाम है, 2 नाम से 3 नाम नहीं है, वो 3 नाम पर ही करते आए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है, और इनका चरित्र, इनका चेहरा उजागर हो गया है जो उन्होंने उस रोड का नामकरण किया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों का विरोध करेगी। इनके जो तुष्टीकरण की नीति है, जो एक परिवार को ही ये बताते हैं, एक परिवार ही इनके लिए सब कुछ है, इस चीज़ का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, उस रोड का जो नामकरण किया गया है राजीव गांधी जी के नाम पर, ये बिल्कुल ही अभी के समय में अप्रासंगिक था। उस रोड में राम जी का मंदिर है, और ये सरकार अपने को बड़ा राम भक्त बताती है, बड़ा ये बताती है कि हम बजरंगबली के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, ऐसा ये शो करती है। तो इनका चेहरा इसमें उजागर हो गया है। यदि उनको नाम करना था तो और किसी रोड का नाम कर लेते, उनको राजीव गांधी जी के ही नाम पे करना था तो उस रोड को तो कम से कम बख्श देते। राम जी का भक्त बताने वाले जो लोग हैं वो राम जी के नाम पर कर देते, बजरंगबली जी के नाम पर कर देते। लेकिन इनको वो सब चीज़ दिखावा है, ये इनका चरित्र जो है वो पब्लिक के सामने आ ही जाता है। हमारा वही प्रश्न है सरकार से कि यदि वहाँ राम जी का भव्य मंदिर है, अपने आप को राम भक्त की सरकार, हम राम के लिए राम गमन पथ बनाने वाली सरकार ऐसा बोलते हैं, तो क्यों नहीं उस सड़क का नाम राम जी के नाम पे किया गया? राजीव गांधी जी के नाम का वहाँ पर क्या प्रासंगिकता है? न उनका कोई मूर्ति है, न कहीं पर उनका कोई योगदान है उस रोड में। तो इस तरह की बातें को करना कोई आवश्यक था ही नहीं। 5 वर्ष समाप्त होने वाले हैं, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, फिर से चुनाव आने वाले हैं। सरकार के सभी प्रतिनिधि क्षेत्र में जा रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के, आप भी जा रहे हो अपने क्षेत्र में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के। ऐसे में हमारा सवाल होगा कि अपने क्षेत्रीय जनता से आने वाले चुनाव को लेकर के आप कौन से नए संकल्प और वादों के साथ जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जैसे कि मैंने पहले कहा कि लगातार ये 4-5 साल नहीं बल्कि
15-20 साल से लगातार क्षेत्र में जनता हमारे मतदाता भाई बहनों के पास जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे लगातार। और हम उनसे अभी इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, इस सरकार ने क्या किया 4.5-5 साल में, और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो उनकी आशा अपेक्षा है, उस आशा अपेक्षा को हम, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मूलभूत और जो काम हो, हितग्राही मूलक काम हो, व्यक्तिगत काम हो, पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से करेंगे। उनके सुख, परेशानी, दुख, कष्ट में हमेशा साथ रहें, खड़े रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम जा रहे हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलता रहा है, मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमने लगातार काम किया है, लगातार उनके बीच में जाते रहे हैं। चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या हो? देखिए, मैं क्षेत्र के सभी हमारे मतदाता भाई बहनों से, युवा साथियों से आग्रह निवेदन करूंगा कि इन चाहे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अभी 4 साल एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का आपने अवसर दिया था, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, संवेदनशीलता के साथ हमने कोशिश किया कि क्षेत्र के हमारे मतदाता भाई बहनों के बीच में हमेशा रहें, उनके सुख दुख परेशानी में रहें, उनके विकास के काम को करते रहें। इसलिए मैं उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद जैसा लगातार आप देते आए हैं, उससे भी ज़्यादा दीजिए। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो भी अभी कोई कमी रह गई होगी, आने वाले समय में उन कमी को हम दूर करेंगे। तो मैं यही आशा, आग्रह, निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार इसी प्रकार से और इससे ज़्यादा मिलता रहेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रजनीश कुमार सिंह जी, वर्तमान एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनका विधानसभा है बिलासपुर जिले में बेलतरा। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग लोगों से, संभावित प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायक से, पूर्व विधायक से, और भी कुछ पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। उनका परिचय हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट। धन्यवाद अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।